एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में भी करेंगे शिरकत। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में भी वर्चुअली होंगे शामिल। गन्ना किसानों को धामी सरकार की सौगात। गन्ना दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। अगेती गन्ना 405 और सामान 395 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। किसानों में खुशी की लहर। हल्द्वानी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बनभूलपुरा राजपुरा से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर से कनेक्शन होने की आशंका। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा मोदी धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का तेज उभार। 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं प्रगति पर। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां गन्ना किसानों को धामी सरकार की सौगात। गन्ना के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अगेती गन्ना 405 और सामान 395 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। धामी सरकार के फैसले से किसानों में खुशी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां गन्ना किसानों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। तो गन्ने के मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि की है। धामी सरकार के फैसले से किसानों में खुशी की लहर है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। विनय, गन्ना किसानों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, मुझे देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के हितों के लिए कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आते हैं, तो वहीं एक बड़ी सौगात जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश के गन्ना किसानों को जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। और ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की जो बढ़ोतरी है वो इस दौरान यहाँ पर की है। और अब जो अगेती प्रजाति के गन्ने का जो मूल्य है वो 405 रुपए क्विंटल जो है इस दौरान होगा। तो ऐसे में जबकि जो सामान्य जो प्रजाति के लिए ये जो दर रहेगी वो 395 रुपए प्रति क्विंटल जो है इस दौरान यहाँ पर तय की गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो उत्तराखंड के हितों के लिए जो है बड़े फैसले लेते हुए नजर आते हैं। तो वहीं एक जो ऐतिहासिक जो फैसला इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने लिया है तो वो इस बार गन्ना किसानों के हित में भी लिया है। जी बिल्कुल। और विनय, देखा जाए तो कई बार इस तरह की शिकायतें या इस तरह की खबरें भी सामने आती है। किसानों की तरफ से भी इस बात की बात कही जाती है कि जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि समय बढ़ता जा रहा है, आम लोगों की जो आय है उसमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, लेकिन किसानों की आय जो है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आती। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसानों के हित में फैसले लेते हुए नजर आते हैं और किसानों की समस्याओं को समझते हुए नजर आते हैं। किस प्रकार से जो किसान है वो मेहनत करके फसल को उगाता है और फिर उस फसल के माध्यम से अपने आजीविका का संचार करता है और जो तमाम लोग हैं उनके लिए अन्न का उत्पादन करता है। तो लगातार किसानों के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार उन्होंने गन्ना किसानों के लिए कह सकते हैं कि मूल्य बढ़ाकर एक बड़ा जो लाभ है वो पहुंचाया है और एक राहत की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। जी बिल्कुल उदय, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के विकास को लेकर के धामी सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आती है, तो वहीं यहाँ पर बात की जाए तो राज्य सरकार प्रत्येक निर्णय में जो है किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता भी इस दौरान देती है। और गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का जो उचित सम्मान सुनिश्चित करना, साथ ही साथ उन्हें सुविधाजनक जो पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान कराने की अगर बात की जाए तो इसको लेकर के भी जो है राज्य सरकार पूरी तरीके से जो है इस दौरान दायित्व करती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उन्होंने संबंधित जो विभाग है उनको भी यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जो क्रय केंद्रों पर किसी भी तरीके की जो असुविधा है वो इस दौरान ना हो सके। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए उदय तो भुगतान में को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भुगतान है वो बिना देरी से जो है इस दौरान यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए।
तो साथ ही इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो भी जो है इसको भी दौरान जो है इस फैसले में यहाँ पर मजबूती मिल सकेगी। जी धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। धामी सरकार के फैसले से किसानों में खुशी है, किसानों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि 30 रुपए प्रति क्विंटल की गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की गई है। तो खबर देहरादून से है, जब देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71 राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में आयोजित अधिवेशन में शिरकत की और देश भर से आए प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं को स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया और कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। खबर हरिद्वार से है, जहां राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में भाजपा शासन में अभूतपूर्व विकास किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से राज्य धार्मिक पर्यटन, आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं राज्य में चल रही हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत सड़क, पार्किंग, आवास और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इंजन की सरकार ने पिछले 2 बार से हमारी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार के सहयोग से देश के प्रदेश के अंदर सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा करने वाली, उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाली जो बजट पहले बार में 12,000 करोड़ का था, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। जो योजनाएं चल रही है, जिस क्षेत्रों में हमने सफलताएं प्राप्त की हैं, उस सबको आपके माध्यम से सामान्य जनता तक पहुंचाया जाए। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, 4 धाम की हमारी यात्रा डबल से ज्यादा हुई है। विकास भवन रोशनाबाद में चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने को महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान और महिला कांग्रेस पदाधिकारी नलिनी दीक्षित, अंशु द्विवेदी, रचना शर्मा, बिंदु शर्मा और सुमन अग्रवाल ने समर्थन दिया। उन्होंने सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। संतोष चौहान ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी शासनकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2500 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे 2012 में कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 6,000 रुपये किया था, लेकिन पिछले कई वर्षों से मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। महिलाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन उनके मानदेय में इसका उचित मूल्य नहीं मिलता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है ये लगातार संघर्ष कर रही हैं, धरने पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रंग रही, क्योंकि ये सरकार महिला विरोधी है। 2,500 मानदेय जो है वो किया था, वो भी कांग्रेस सरकार की देन दी। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई वो 6,000 किया गया। आज 12 साल हो गए हैं, 25 आ गई है, और आज इनकी मांग है कि इसको 24,000 किया जाए महंगाई को देखते हुए। हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार शहर के संवेदनशील माने जाने वाले मनभूलपुरा और राजपुरा क्षेत्र से सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने देर रात 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई किसी बड़े मामले में संभावित संलिप्तता को देखते हुए की गई है। सूत्रों का दावा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों का पूर्व में हुई एक महत्वपूर्ण घटना से कनेक्शन होने के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर सुरक्षा एजेंसी ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच दोनों को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की सक्रियता और बढ़ गई है। कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान जारी है, जबकि महत्वपूर्ण स्थानों पर नाकाबंदी की गई है। पुलिस टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि दोनों की किसी घटना से कनेक्शन के संकेत भी मिले हैं।
हरिद्वार में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी हालत में नालों का गंदा पानी और कूड़ा गंगा में ना जाए। घाटों से अतिक्रमण हटाने, सफाई व्यवस्था मजबूत करने और गंगा में कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम को एसटीपी पर लगे सीसीटीवी कैमरों के पासवर्ड समिति सदस्यों को उपलब्ध कराने को कहा गया है। विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति सदस्य बैठक में शामिल हुए। समिति की बैठक थी जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क जा रहा है नहीं जा रहा है, जिसमें जो सीवेज है वो उसको टाइप करने की बात रहती है और जो उसमें पैरामीटर्स हैं कि जब वो ट्रीटमेंट के बाद निकलेगा तो वो पानी जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो मानक है उसके अनुकूल है नहीं है। दूसरा इसमें रहता है कि जो हमारे गंगा के किनारे साफ सफाई की व्यवस्था है, खासतौर से अगर हम बात करें कि जो रिवर बैंक्स हैं, घाट्स हैं, उनको मॉनिटर करने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो अतिक्रमण है खासतौर से गंगा जी के किनारे उसको समय समय पर हटाए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। तो वो सारे स्टेक होल्डर्स की बैठक एक साथ की जाती है। इसमें पब्लिक के भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कुछ नामित प्रतिनिधि होते हैं। तो ये बैठक की गई थी। इसमें काफ़ी बृहद स्तर पर समीक्षा की गई और कुछ सुझाव आए हैं, उनको भी शामिल किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अब आरटीओ से जुड़े अधिकांश कार्य डिजिटल हो रहे हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर टैक्स और लाइसेंस प्रक्रिया जैसे कई कार्य ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन कई वाहन स्वामियों और लाइसेंस धारकों के मोबाइल नंबर उनके दस्तावेजों से अपडेट नहीं है। इसे देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालय, वाहन शोरूम में प्रदूषण केंद्र और फिटनेस सेंटरों पर एक क्यूआर कोड जारी कर चस्पा कराया है। आरटीओ विकासनगर मनीष तिवारी के अनुसार इस क्यूआर कोड को स्कैन कर मोबाइल नंबर अपडेट किए जा सकते हैं, जिससे चालान संबंधी जानकारी, वाहन ट्रांसफर, प्रदूषण प्रमाण पत्र और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं में आसानी होगी। अच्छा, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉर्थ का ये है कि अब कई जगह पे फेसलेस और सीमलेस काम करने के लिए ये रखा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि आपके जो वाहन है या जो आपका डीएल है उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो। कई पुराने केसेस में जिन्होंने पुराने डीएल बनवाए हैं या पुरानी गाड़ी रजिस्टर्ड कराई है तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आया था, फिर हमारे हेडक्वार्टर से डायरेक्शन आया, फिर हमारे आरटीओ साहब ने इस पर काफ़ी सीरियसली लेते हुए सबको निर्देश दिए। एक उसमें बहुत सिंपल सा है कि आपको एक क्यूआर कोड है उसमें, वो आप स्कैन करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि कभी उस गाड़ी का चालान होगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीमों ने आरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के हरिद्वार फेरुपुर खंड का निरीक्षण किया। टीम ने सड़क सुरक्षा, यातायात दबाव और दुर्घटना संभावित स्थलों का मूल्यांकन किया। निरीक्षण में कई स्थानों पर अत्यधिक ट्रैफिक दबाव, क्षतिग्रस्त संकेतक, मीडियन मार्किंग और कैट आइस की कमी पाई गई। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ब्लिंकर, रंबल स्ट्रिप और अन्य ट्रैफिक कैलिंग उपायों की जरूरत महसूस हुई। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया, जबकि स्कूलों और आबादी वाले इलाकों में स्पीड लिमिट और चेतावनी चिन्ह लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारी वाहनों से जाम की समस्या को देखते हुए सुबह 7 से शाम 7 बजे तक नो एंट्री लागू करने की अनुशंसा की गई और सभी सुझाव सड़क सुरक्षा समिति को भेजे जाएंगे। तो खबर आपको ये हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पुलिस, परिवहन और पीडब्ल्यूडी ने निरीक्षण किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें हरिद्वार से फेरीपुर तक का जो सेक्शन है उस पे आज परिवहन विभाग, पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने एक संयुक्त निरीक्षण किया है, जिससे कि वहाँ पे हो रही दुर्घटनाओं के कारण जाना जा सके और उनके निराकरण के लिए क्या क्या सोल्यूशन वहाँ पे किए जा सकते हैं, उसकी एक संस्तुति की जाए। जो हमारी रोड सेफ्टी कमेटी होती है
उसके समक्ष ये संस्तुति की जाएगी और वहां पे इस रिपोर्ट के अनुसार उस रोड पे सेफ्टी मेजर्स लेने के फैसले लिए। जितने भी हमारे यहाँ पे रोड्स हैं फंक्शनल हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, या चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हो, हम एक अभियान के तौर पे सभी रोड्स का निरीक्षण करेंगे। अभी ये जो हमारा पर्टिकुलर मार्ग है, इस पे ज्यादा एक्सीडेंट्स की खबरें जैसे कि आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में। अभी परसों भी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी एक मांग थी, और उस स्थान पे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं। तो इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर आज वहाँ पे ये प्राथमिकता के साथ निरीक्षण किया गया है, और जल्दी ही जो भी सुधार इसमें रिकमेंड किए जाएंगे वो रिपोर्ट रख दी जाएगी, तो जो भी सुधार होंगे उन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तराईपुर भी वन प्रभाग हल्द्वानी के अंतर्गत खटीमा रेंज में एसओजी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 3 अभियुक्तों को रंगे हाथ लकड़ी चिरान करते हुए पकड़ा। एसओजी प्रभारी नवीन सिंह रेकवार के अनुसार उन्हें पिछले 2 से 3 दिनों से सूचना मिल रही थी कि बनबसा चंदनी बीट क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटान चल रहा है। छापेमारी के दौरान ये चिरान फायर वॉचर के घर के सामने हो रहा था, जबकि वन दरोगा का फोन स्विच ऑफ मिला और वे मौके पर भी मौजूद नहीं थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद लकड़ी खटीमा रेंज को सुपुर्द की गई है। घटना से ये सवाल उठ रहा है कि जब एसओजी को कई दिन पहले सूचना थी तो वन विभाग खटीमा रेंज तक ये सूचना क्यों नहीं पहुंची या उसे अनदेखा किया गया। कार्रवाई में एसओजी प्रभारी नवीन सिंह रेकवार, दिनेश चंद्र, वन दरोगा नित्यानंद, उत्तम सिंह, मनोज थोरड़ी, बीट अधिकारी प्रकाश चंद्र, ललित बिष्ट और वन रक्षक शामिल रहे। में जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमारे बनबसा अनुभाग के अंतर्गत 3 लोगों को इस प्रकार का अवैध कटान और चिरान करते हुए पकड़ा गया था। तो हमारी जो संयुक्त टीम थी, जिसमें हमारे एसओजी और हमारी खटीमा रेंज का स्टाफ शामिल था, उनके द्वारा इनको मौके पर जाकर पकड़ लिया गया है और जो भी अवैध प्रकाश था वो हमारे द्वारा अभी यहाँ पर ले आया गया है और इसके बाद जो अभी नियमानुसार कार्रवाई है वो अभी जारी है। भगवती पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम में कई साधु संत और विशिष्ट अतिथिगण भी उपस्थित रहे। आयोजन में आध्यात्म से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। सभी को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूं। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय। ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है,
वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में जिला विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां सिरोली कला क्षेत्र बिना नक्शा पास किए बन रहे कई अवैध मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने एक मैरिज हॉल, एक स्कूल और कई निर्माणाधीन भवनों को सील किया। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और स्टाम्प पेपर के आधार पर अवैध खरीद फरोख्त की जा रही थी, जिसके लिए कई बार नोटिस देने के बावजूद काम नहीं रोका गया। फिलहाल कई भवन सील कर दिए गए हैं और निजी भवनों को नोटिस देकर सुनवाई का मौका दिया जाएगा। सब में प्लाटिंग हुई है, निश्चित तौर पर कुछ प्लाटिंग पुराने भी लग रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने 2 गलियों का निरीक्षण किया उसमें करीब 12 मकान रेजिडेंशियल अंडर कंस्ट्रक्शन पाए गए हैं, एक बैंकेट हॉल अंडर कंस्ट्रक्शन पाया गया है, एक कमर्शियल बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पाया गया और एक स्कूल का 2य तल अंडर कंस्ट्रक्शन पाया गया है। ये प्राधिकरण के लिए भी गंभीर विषय है कि यहाँ पर जेई ने लगातार चालान तो किए हैं, लेकिन वो सील करने में विफल रहे हैं, उसको ध्वस्तीकरण कराने में विफल रहे हैं, निर्माण को रुकवाने में विफल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं इसके संबंध में उच्च अधिकारियों से को रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो कर्मचारी हैं जिनका फेल्योर रहा है इसमें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक ने उत्तरकाशी के कलेक्ट्रेट स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड न सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है, बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं पर राज्य में कार्य चल रहा है। बाबा केदार की नगरी केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक और पारंपरिक स्वरूप दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत सड़क, पार्किंग, आवासीय सुविधाओं और तीर्थ यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आयोजित करी उत्तरकाशी में, वो हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर करी गई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार निरंतर प्रगति की दिशा में उत्तराखंड को आगे बढ़ा रही है, चाहे कोई यात्रा का दौर हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे एक से एक जो कानून लागू किए गए हैं उत्तराखंड में उसकी बात है। इन सब चीजों को समायोजित कर एक यहाँ पर प्रेस वार्ता आयोजित करी गई है, जिसमें पूरे हमारे उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हो, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे खनन से जो हम लोगों को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली हो, चाहे G20 सम्मेलन में जिस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर ग्राउंडिंग हम लोगों की MOU साइन होने की हुई हो, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे हमारे 5 करोड़ कांवड़िए उत्तराखंड की धरती में आके सकुशल उस यात्रा को कांवड़ की संपन्न कराती है हमारी उत्तराखंड सरकार, उसको लेकर हो, चाहे UCC हो, इन सभी कानून को लेकर, नकल विरोधी कानून हो, 36 आरक्षण हो, महिलाओं का सहकारिता विभाग में महिलाओं का आरक्षण हो, इन सब चीजों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पर प्रेस वार्ता। रुड़की के मंगलूर कस्बे लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से उत्पन्न यातायात अव्यवस्था को लेकर नगर पालिका परिषद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक काजी निजामुद्दीन ने की। लगभग वैसे तो हर शहर, हर कस्बे में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बड़ी अटपटी हैं, लेकिन यहाँ पर जो अटपटी हुई हैं पीछे, सभी को साथ बिठाकर बात की गई, सभी की राय मशवरे लिए गए, कैसे इन्हीं संसाधनों में कैसे स्थिति को सुधारा जा सके। सबसे बड़ी बात आज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरब और पश्चिम के बीच में बांट दिया जाता है कस्बे को, उस पर हमने बात की। कोशिश ये की है कि क्योंकि वैकल्पिक मार्ग यहाँ कम है, तो जो भी वैकल्पिक मार्ग कम होने के कारण व्यवहारिक नो एंट्री जोन्स करे हैं और सभी लोगों ने यहाँ सहयोग करने की बात की। सभी व्यापार मंडल के लोगों ने सहयोग की बात की कि दुकानदार एक सीमा के बाहर, नाले के बाहर अपना सामान नहीं रखेंगे और अगर नाले के बाहर सामान रखेंगे तो फिर विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंगलौर की बहुत मूलभूत समस्याओं को लेकर ही हमने ये मीटिंग रखी है। हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम मंगलौर की है जाम की, अतिक्रमण की। इसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है और जो हम जल्दी ही से धरातल पे लाएंगे। हमने
कुछ नो एंट्री जोन बनाए हैं, कहीं हमने 4 व्हीलर की परमिशन दी है, ट्रैक्टर, ट्रॉली या भारी वाहन के लिए हमने कुछ टाइम के लिए उसकी नो एंट्री की है। तो जल्दी ही हम अतिक्रमण और जाम को लेके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और जो एक तनाव बना रहता है मंगलौर कस्बे का और गांव के लोगों का, वो भी हमने दूर कर लिया है और जल्दी ही इसको भी दूर कर लेंगे। प्यार बना रहेगा। अतिक्रमण और जाम की समस्या को जल्दी ही हम निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये साहब हैं, तो इस संबंध में 2-3 चीजें हुई हैं, जैसे माननीय विधायक जी ने आपको अभी अवगत करा दिया है, तो उन पे अमल करने का कार्य किया जाएगा और मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रोचमेंट पे। तो 2 टाइप के इंक्रोचमेंट में हम जो कार्रवाई करेंगे, इसमें एक तो हम टेम्पररी कार्रवाई करेंगे जो त्वरित होगी और दूसरा करेंगे जो इसका स्थायी समाधान करने के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत है। अस्थायी अतिक्रमण है उनको हम रिमूव करें, उसके लिए यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के भी आदेश है, डीएम साहब के भी स्पष्ट आदेश हैं कि उसमें एक रोस्टर है जो यहाँ पे नगर पालिका द्वारा बनाया जाएगा और हर एक एरिया हम चिन्हित करेंगे कि कहाँ कौन सा हम अतिक्रमण हटाएंगे। उस संबंध में हम एक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग होगा, तो उस अतिक्रमण पे हम रोस्टर के मुताबिक कार्रवाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।